हेलो एवरीवन, ये जो विजुअल्स हैं ये आपने अब तक पता नहीं कितनी बार देखे होंगे, जिसमें भगवान श्री राम के मस्तक पर सूर्य अभिषेक किया जा रहा है, सूर्य तिलक किया जा रहा है। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये समझ लें कि ये बीम जो सनलाइट है ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे आई है और ये कैसे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचाई गई है। तो इसमें फिजिक्स का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जिसमें कि हम मिरर्स यूज करते हैं और साथ ही हम लेंस यूज करते हैं। ठीक है, मिरर का पर्पस है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सुटेबल एंगल पर अगर आप मिरर लगा देते हैं, बचपन में बहुत हम लोगों ने खेला भी है कि सूर्य की सनलाइट आ रही है, हमने इधर इधर डायरेक्ट कर दिया मिरर के थ्रू और लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई कहां से ये चमक आ रही है। तो मिरर का काम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लेंस का काम है, यहां पर हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस लिया था, लेंस से हम रिफ्रैक्शन कराते हैं और रिफ्रैक्शन का यूज करके, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके, दो तरह के लेंस होते हैं मेनली, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, एक बीम को कन्वर्ज करता है। तो हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके एनर्जी को या सनलाइट को कन्वर्ज करेंगे, मतलब एक जगह पर केंद्रित करेंगे। यह भी आपने बचपन में बहुत से लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, गेम खेला होगा कि आप लेंस लेके आए होंगे और आपने पेपर जलाया होगा। तो जब आप उस समय जो लेंस यूज कर रहे थे वो कॉन्वेक्स लेंस था और कॉन्वेक्स लेंस ही सनलाइट को एक पॉइंट पर फोकस करता है, जिससे कि इंटेंसिटी बढ़ जाती है बीम की। आपने देखा होगा इस वीडियो में कि सनलाइट बहुत ही इंटेंस है ना, एक नॉर्मल लाइट नहीं आ रही, बड़ी ही इंटेंस लाइट आ रही है फोरहेड पर। तो ये कैसे हुआ? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां मैंने कुछ इमेज भी ली है पहले से। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्जेंस क्रिएट करता है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, सनलाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। जहां पर सारी रेज पैरेलल रेज कन्वर्ज होती हैं उसको फोकस ऑफ द लेंस बोलते हैं। फिजिक्स में अभी नहीं जाना है। अच्छा, तो अब कौन सा सिद्धांत यूज हुआ यहां पर, कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ, इसको आप ऐसे कुछ कुछ समझ सकते हैं कि यहां से एक सनलाइट आई, यहां एक मिरर लगाया गया, तो ये सनलाइट यहां से आ रही है और इस मिरर पे, मिरर को मैं अलग कलर से बना देता हूं, ऐसे ऐसे, यहां से ये सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इस मिरर पे, और यहां पर ये आपकी एक ट्यूब है ना, तो ये एक अरेंजमेंट है, इसमें सनलाइट एंटर कर रही है, यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पर आ रही है, और यहां आप एक दूसरा मिरर लगा सकते हैं। मैं मिरर को फिर से अलग कलर से यूज करता हूं, और इस पर जब सनलाइट आएगी तो ये फिर से रिफ्लेक्ट करेगा, और आप इस पॉइंट पर देख सकते हैं उन चीजों को जो कि कहां है, ऊपर है कहीं, यानी कि यहां की लाइट आप यहां पहुंचा सकते हैं। इस तरह का ये जरूरी नहीं है इसी साइड हो, ये इधर भी हो सकता है। तो आप इधर से देख रहे हैं, आपके सामने ऑब्स्ट्रक्शन है, बट यू आर एबल टू सी व्हाट इज अबव बिकॉज द सनलाइट इज बीइंग डायरेक्टेड विद द यूज ऑफ मिरर्स। अब ऐसे केस में अगर आपको इधर लेना है तो मिरर का एंगल ऐसे करना पड़ेगा, यहां से ये इधर की तरफ सनलाइट आपकी आ जाएगी। तो ये apparatus अगर आपने ध्यान दिया हो, इस तरह का apparatus ही पेरिस्कोप कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल में, जैसे ये इमेज आप देख रहे हो, यहां से लाइट एंटर की, ये मिरर है, रिफ्लेक्ट हुई, यहां आई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, और आप इसको देख सकते हैं। आप चाहें तो यहां लेंस लगाकर इसको किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करके इंटेंसिटी बढ़ा के भी देख सकते हैं। कुछ कुछ इसी तरह का प्रिंसिपल यूज हुआ है। अगर आप एक बार देखें तो पेरिस्कोप का यूज हम लोग सबमरीन्स में करते हैं। पेरिस्कोप का यूज अगर आप ट्रेंचेस में है, वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट में बहुत हुआ था,
जब आप ट्रेंचेस में होते हैं, आपको ऊपर देखना है एंड यू वांट कि आप अगर देखोगे तो यू कैन बी हिट, तो आप क्या करोगे कि एक पेरिस्कोप लगा दोगे, आप नीचे गड्ढे में बैठे हुए हो और ऊपर से आप क्या हो रहा है वो आप देख सकते हो। टेलीस्कोप भी यूज किया जा सकता है, तो एक तरह से आप दूर की चीज भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें यूज हो रही हैं, मिरर और लेंस। हाँ, एक और जगह पर इसका इस्तेमाल हम लोग देखते हैं, आपका सबमरीन्स में तो मैंने बताया ही, एंडोस्कोपी में, तो शरीर के अंदर की कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, उसको चेक करने के लिए हम इसी तरह का एपरेटस यूज करते हैं जिसमें एंडोस्कोपी होती है। तो एंडोस्कोपी में भी कुछ कुछ पेरिस्कोप का प्रिंसिपल यूज होता है, उसी तरह का यहाँ भी हम लोग यूज कर रहे हैं। थर्ड फ्लोर पे ये जो एपरेटस बनाया जाएगा ओरिजिनली, ये थर्ड फ्लोर से लाइट को आपके भगवान के मस्तक पर पहुंचाना है। फिलहाल चूंकि अभी नहीं बना है तो हम लोगों ने एक टेम्परेरी अरेंजमेंट करके, पहली रामनवमी चूंकि थी और सूर्य तिलक करना था, 3 साल से इस पर डिज़ाइन पर काम कर रहा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च जो रुड़की है, इन लोगों ने मिलके, और एक ऑप्टिका करके कंपनी है जिसके बारे में सारे न्यूज़पेपर्स में बताया गया है कि ये तीनों मिलके इसको डिज़ाइन किए। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस क्या कर रहा है, ये इंटेंसिफाई कर रहा है। मिरर क्या कर रहा है, जिस जगह पर हमको लाइट चाहिए वहां पर वो डायरेक्ट कर दे रहा है लाइट को। ठीक है, अब आपके लिए हाँ, एक इमेज है जो पेपर में आपको मिल जाएगी। ये ओरिजिनल एपरेटस है जिसमें हम लोग एक मिरर यहाँ यूज करेंगे, एक मिरर यहाँ यूज करेंगे, फिर हम एक मिरर यहाँ यूज करेंगे, यहाँ देखिए एक लेंस यूज करेंगे, यहाँ भी हम एक लेंस यूज करेंगे जिससे इंटेंसिटी कम ना होने पाए और इंटेंसिटी पर्याप्त पहुंचे भगवान के मस्तक तक। फिर हम एक यहाँ पर मिरर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर एक लेंस दिखाया जा रहा है जो कि फिर इंटेंसिफाई करेगा एनर्जी को। यहाँ फाइनली करके हम इस पॉइंट पर जहाँ हमको तिलक देना है, तो जिस जगह पर चूंकि मंदिर का ओरिएंटेशन अलग डायरेक्शन में होगा और सनलाइट अलग तरीके से आएगी, तो आपका टोटल 4 मिरर्स यूज करने की बात इसमें की जा रही है। हालांकि अभी जो किया गया है उसमें हम लोगों ने एक मिरर यहाँ यूज हुआ है, 2, 3, 4 मिरर यूज हुए हैं। अभी ज्यादा लेंस हम लोगों ने नहीं यूज किया है, सिर्फ L1 दिखाया जा रहा है और L4, 2 ही लेंस यूज किए हैं क्योंकि अभी बिल्डिंग पूरी बनी नहीं है। 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग बनाई जाएगी राम मंदिर की, लेकिन फिलहाल चूंकि अभी 2nd फ्लोर तक ही है तो 2nd फ्लोर से ही लाइट लानी थी, तो हम लोगों ने ज़्यादा लेंस यूज़ नहीं किया है। पर एक्चुअल में इस तरह का एपरेटस बनाया जाएगा। अब मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, बस हाँ इतना है, ये एक्चुअल में एपरेटस है। इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि चूंकि यहाँ पर हमें ये समझना है कि रामनवमी हर वर्ष अलग डेट पर आती है, क्योंकि जो हिंदू पर्व हैं जो भी इस तरह के, वो सब लूनर कैलेंडर पर चल रहे हैं, और लूनर कैलेंडर पर चलने के कारण जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो सोलर कैलेंडर है, उससे ये डिफर करता है। और ये डिफर करता है, और आप ऐसा समझो कि अराउंड 19 ईयर्स के बाद, हर 19 साल के बाद फिर से दोनों एक फेज में आ जाते हैं। यानी 19 साल के बाद रामनवमी इसी तिथि, इसी डेट को पड़ेगी, 17 अप्रैल को। तो ये जो एपरेटस बनाया गया है इसमें गियर सिस्टम भी लगाया गया है, और गियर सिस्टम के बाद हर साल एक गियर आगे बदल दिया जाएगा, जिससे कि 19 ईयर्स के बाद वापस उसी जगह पर फिट हो जाए। ठीक है, तो एक तो बात ये समझनी है। इसी पर्टिकुलर पॉइंट को एक शब्द इसके लिए यूज होता है, अगर आप देखें तो हमको एक वर्ड आता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। दिस मेटोनिक साइकिल। ठीक है, तो कभी पूछ लिया कि व्हाट इज मेटोनिक साइकिल, तो मेटोनिक साइकिल in chronology is a period of 19 years in which there are 235 lunations or synodic months, after which the moon's phases reoccur on the same days of the solar year। तो इस साइकिल को क्या टर्म यूज करते हैं,
मेटॉनिक साइकिल, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेरिस्कोप का प्रिंसिपल कभी कोई कहीं आ सकता है। और दूसरी चीज ये है कि हाँ, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी, जो मुझे शुरू में बताना चाहिए था कि देखिए, सिंस द एक्सिस ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन वो प्लेन है जिसमें अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इस ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर अर्थ की एक्सिस नहीं है। मतलब कहने का कि अर्थ ऐसे इस तरह से ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, ये थोड़ी टिल्टेड है। कितनी टिल्टेड है, हम में से ज्यादातर लोग जान रहे होंगे, बचपन से यही बात तो सिखाई गई है कि ये जो टिल्ट है वो आपका नॉर्मल से अराउंड 23.5 डिग्रीज है। एग्जैक्ट बात बोलें तो 23.44 डिग्री है। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है, साथ ही साथ अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है सन के अराउंड। इन दोनों फैक्टर्स के कारण, कौन से दोनों फैक्टर्स, टिल्ट और प्लस रिवोल्यूशन, होता क्या है कि हर डेट को सन किस एंगल पर, दोपहर के 12 बजे अगर बात करें तो हर डेट को सन की रेज किस एंगल पर किसी एक लोकेशन पर मिल रही है वो चेंज होता रहेगा। मतलब प्रयागराज में आज में ये डेट 19th है आज डेट, तो 19th को सन जिस एंगल पर है दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसी समय सन मैक्सिमम हाइट पर आता है किसी एक लोकेशन पे। तो इस समय सनलाइट किस एंगल पर मिल रही है वो चेंज होगा। 19th अप्रैल को अलग होगा, 20th को अलग होगा, 10 को अलग होगा, मार्च में अलग होगा, दिसंबर में अलग होगा। ये क्यों चेंज होता है एंगल? बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस एंड रिवोल्यूशन अराउंड द सन। इसी को हम कहते हैं कि जो वर्टिकल रेज हैं, यानी सन कहां परपेंडिकुलर अपनी रेज दे रहा होगा दोपहर के 12 बजे, हर डेट को चेंज होता है। ज्यादा ना कंफ्यूज करें तो सिर्फ इतना जान लीजिए कि अर्थ चूंकि अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, इस कारण से हर एक डेट को सन अलग एंगल पर आपको दिखेगा दोपहर के 12 बजे किसी लोकेशन पर, किसी एक पर्टिकुलर। तो अयोध्या का एक लैटिट्यूड होगा, उस लैटिट्यूड को 17th ऑफ अप्रैल को दोपहर के 12 बजे, जब सनलाइट एकदम मैक्सिमम मिलेगी, दोपहर के 12 बजे सन किस एंगल पर होगा, इसे भी तो कैलकुलेट करना होगा। तो इसी कैलकुलेशन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का बड़ा रोल है कि उन्होंने बताया कि किस अयोध्या का जो लैटिट्यूड है उसमें दोपहर के 12 बजे सन किस पोजीशन पे आएगा, क्योंकि आखिर में सनलाइट मिरर पर आएगी, फिर मिरर ही तो रिफ्लेक्ट करता हुआ भगवान श्री राम के मस्तक पर पहुंचाएगा। तो सन किस एंगल पर है, मिरर पे लाइट पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, इसका भी तो आपको देखना होगा। तो अब चूंकि अभी अब बात हुआ कि जो आपका मेटॉनिक साइकिल है उसमें क्या होगा कि अगली बार रामनवमी किसी और डेट को आएगी, फिर अगली बार किसी और डेट को आएगी। तो जब डेट ही बदल जाएगी तो सन का जो एंगल है अयोध्या में वो भी चेंज होगा। इसीलिए यहां पर 19 ईयर का ये गियर वाला सिस्टम बनाया गया है, जो कि डेट के हर साल थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो 12 बजे रामनवमी को भगवान श्री राम के मस्तक पर ये आपका सूर्य तिलक होता रहेगा। थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैंने कोशिश की इसको समझाने की, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, बट थैंक यू सो मच।